गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नियो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हम उन्वान लेके आए हैं ये एक ऐसा मर्ज है जिससे हम तमाम लोग अपनी डेली लाइफ में डील कर रहे हैं और ये मर्ज कहलाता है स्ट्रेस, यानी कि ज़हनी तनाव की कैफियत जो अक्सर हम लोगों पर हावी हो जाती है, तारी हो जाती है, और इसका कितना नुकसान होता है हमारे जिस्म को, हमारी मेंटल हेल्थ को। क्योंकि स्ट्रेस तो हम लोग ले लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स तो हमारे जहन में आ जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि हम स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं जानते हैं, हम लोग स्ट्रेस से बाहर निकलना नहीं जानते हैं। नॉर्मल सी कभी ट्रैफिक में भी देखा है हम लोगों ने कि जब हम लोग जा रहे होते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं या कहीं पे बाजार जा रहे होते हैं, तो हम वहां पर भी अगर कोई बदतमीजी करे, थोड़ी सी ट्रैफिक की रवानी में कुछ इस तरह का वाकया पेश आ जाए तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। वर्क प्लेस में अगर बॉस ने डांट दिया है तो वो स्ट्रेस हम अपने साथ लेके जाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं, और वो ट्रांसफर भी हो रही होती है हमारी फैमिली में, उनको भी हम लोग स्ट्रेस दे रहे होते हैं। तो इसको डील कैसे करना है, क्योंकि शायद ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और हमें महसूस भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा हाई हो जाता है, हम मुख्तलिफ दीगर बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को हैंडल करना, इसको डील करना, इस पर काबू पाना, इस हवाले से आज हम आपको टिप्स देंगे, क्योंकि इस पर बात तो बहुत होती है लेकिन इसको डील कैसे करते हैं ये आज हम आपको टिप्स देंगे। जो मेहमान हमारे पैनल का आज हिस्सा है उनका मैं तारुफ कर रहा हूं। हमारे आज के जनाब पहले गेस्ट हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम निकाला। उनके साथ तशरीफ रखते हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अबुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे आज के शो के लिए टाइम निकाला। चलते हैं सबसे पहले शेफ हुमा के पास और उनसे जानते हैं कि वो आज आपके लिए क्या रेसिपी लेके आए हैं। जी हुमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नबिया, और आप इतने प्यारी लग रही हैं मुझे। कलर इतना प्यारा आपने पहना हुआ है। और जी, किस चीज का डिप्रेशन है ना? खुश खुश रहें, खाए पिए मौज करें। और आज हम चिकन टेंडर्स की रेसिपी जो है वो बताएंगे। बड़े हमारे मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं जी जिनकी ये बड़ी सिग्नेचर डिशेस भी हैं, और उसके साथ मिंट मार्गरेटा बनेगा। सीजन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कल भी नबिया की चेंज हो रहा है और गर्मी हो रही है, तो मिंट मार्गरेटा बनेगा, चिकन टेंडर बनेगा। मैंने बनाना शुरू कर दिया और देखते हैं आज। लेकिन खाना पीना मौज करने की हमने बात की तो वो भी इतना आसान नहीं, उसके बाद जब मोटे हो जाते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है खवातीन को खासकर, लेकिन वो बड़ी स्ट्रेस ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से वजन कम करने की। लेकिन जी जनाब, बात करते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली है कि जिस तरह डिप्रेशन का भी हम लोग बहुत ही रूटीन में वर्ड यूज किया, फलां बंदे को डिप्रेशन हो, देखो ना उन्होंने डिप्रेशन है। तो ये डिप्रेशन को अगर आप एक्चुअली देखें तो ये बहुत बड़ा मर्ज है जिसके सिम्टम्स कई महीनों तक किसी शख्स के अंदर दिखाई देते हैं। डील कैसे करना है ये मैं चाहूंगी कि आरिफ साहब बताएं, लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस है क्या, मैं चाहूंगी कि आगाज डॉक्टर साहब आपसे मैं करूं। स्ट्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जो साइकोलॉजिकल भी है और बायोलॉजिकल भी है, जिसमें हम किसी भी सिचुएशन के हवाले से डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम ओवर थिंकिंग करते हैं और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चले जाते हैं। अमूमन 3 तरह का स्ट्रेस लिया जाता है। एक यू स्ट्रेस है, ये एक ऐसा हेल्दी और पॉजिटिव इमोशंस से मुतल्लिक स्ट्रेस है जिसमें आप कोई भी सिचुएशन जब हैंडल करते हैं तो आपको उसमें पॉजिटिव इमोशंस मिलते हैं। लाइक अगर माँ अपने बच्चे की जो है डेली रूटीन को देखे तो उसमें बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, तो माँ जब डील करती है तो एक पॉजिटिव इमोशन है। दूसरा डिस्ट्रेस्ड नेगेटिव है, इसमें फाइट और फ्लाइट है कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको बचना है, बचाना है, या कोई भी खतरनाक सिचुएशन आ जाती है तो आपने कैसे बचना है, इसको हम डिस्ट्रेस्ड कहते हैं। लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्रॉनिक स्ट्रेस है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी शख्स जो है वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक मुब्तला रहता है और उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्या है कि आपकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये स्ट्रेस क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उस शख्स की किसी भी हवाले से तैयारी नहीं है और वो किसी ऐसी सिचुएशन में चला गया है या ऐसे किसी हालात का शिकार हो गया जिसमें वो कोप करना जानता नहीं है या कोप कर नहीं पा रहा होता, डील नहीं कर पा रहा होता। तो उसमें यह है कि वो कम से कम 2 से 3 हफ्ते जब इस सिचुएशन में रहता है तो अब आप क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हो गए, ये एक जहनी बीमारी बन गई है। अच्छा, यही स्ट्रेस जो है वो बढ़ते 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 आपको साइकोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर्स की तरफ ले जाता है, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिप्रेशन डिसऑर्डर्स हैं। तो उसमें यह है कि अगर हम इसको डील करते हैं शुरू में ही तो हम इनसे बचा सकते हैं। अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं तो फिर आपके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। आप देखिए बहुत सारी बायोलॉजिकल जो सिचुएशंस हैं उनकी वजह भी स्ट्रेस ही है।
हार्ट डिजीजेस की जो है बुनियादी वजह स्ट्रेस है। आपको अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो डॉक्टर्स पहले पूछते हैं कि आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट का शिकार तो नहीं है। तो आप ये देखें कि स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो तेजी के साथ आपकी तरफ आते हैं, और आप अगर इसको कोप करना सीख लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, और अगर आप नहीं सीखते तो आप फिर उसमें फंसते चले जाते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों को हम अपनी लाइफ में लेकर चल रहे होते हैं और सोचते भी हम खुद हैं, और उसके बाद जो गलत काम करते हैं, मेरे ख्याल से कि हम उसका नतीजा खुद से अखज़ कर लेते हैं कि ओहो आज मैं आई हूँ शो पे, आज का शो तो यार टॉपिक ठीक नहीं है, तैयारी ठीक नहीं है, आज अच्छा नहीं होगा, आज तो बुरा ही होगा। अब ये क्या हुआ कि मैंने पहले से ही उसके बुरे नताइज सोच के रख लिए, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को मैंने एक मैसेज दे दिया। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामला आते हैं जहां पे हम नताइज खुद से अखज़ करें, यार मैं उस शख्स से बात नहीं करूंगा, ये शख्स अच्छा नहीं है, या ये मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन क्या होता है, जब तैयारी नहीं होती तो शो बहुत अच्छा हो जाता है। जिस शख्स के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मुलाकात करता है, अच्छे से ट्रीट करता है। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, नताइज को अखज़ कर लेते हैं जो हम खुद से, ये भी स्ट्रेस को जनरेट करती है और बड़ी बुरी तरह से मुतासिर करती है। हम बहुत सारे काम ही नहीं कर पाते नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। स्ट्रेस जो है बेसिकली एक मेंटल स्टेट है जो बाद में फिजिकल की तरफ जाती है। तो डॉक्टर साहब ने तो बड़ा टेक्निकल बताया, मैं नाज़रीन को सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि ये एक स्टेट ऑफ अनरिसोर्सफुलनेस है कि आप समझते हैं कि गिवन चैलेंज या गिवन टास्क जो है उसके मुताबिक मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और आप एक दबाव में आ जाते हैं। चैलेंज और गिवन रिसोर्सेज दोनों में जो फर्क है वो स्ट्रेस का मूजिब बनता है। उसमें सोचे भी हैं, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। तो हमने पहले ये देखना है कि हमारी स्ट्रेस बेस कौन सी करती है। आपने शुरू में ट्रैफिक की मिसाल दी, कई चीजें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ट्रैफिक जो है ये एक स्ट्रेसर है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन रूट कौन सा चूज करना है, टाइमिंग कौन सा चूज करनी है, ये आप चूज कर सकती हैं। आप इसे मैनेज कर सकती हैं, कॉप कर सकती हैं। कुछ इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं, जिस तरह आपने भी सोचों की बात की, आपने सेल्फ डायलॉग की बात की, आपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ थिंकिंग जो हम अपने बारे में सोच उसकी बारे में बात की, इंटरनल है। तो इंटरनल वर्ल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड को मुतासिर करता है। आप बच्चों से मुस्कुरा के मिले तो क्या होगा, वो जवाब में मुस्कुराहट से आपको जवाब देंगे ना। आप जाके आज अपने छोटे से बच्चे पे चीखियों से घूर के देखे, जवाब में क्या होगा, वो भी आपको रिस्पॉन्स वैसे ही करेगा। एग्जैक्टली। तो अगर आप आउटर वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा, और उसका आगाज वहीं से होगा जिसका आपने निशानदही की है कि सोचों को बदलना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग। कुरान पाक में मुझे आयत नंबर याद नहीं आ रही, सूरत नंबर नहीं याद आ रही, मफहूम ये है कि अल्लाह के मुत्तकी बंदे के मोमिन बंदे वो हैं, और तो और जब उन्हें बुरा ख्याल छू भी जाता है तो वो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, फिर उन्हें साफ नजर आने लगता है कि सही रास्ता क्या है। इसका मतलब है बुरा ख्याल मुत्तकी लोगों को, मुत्तकी कामयाब है, कि कामयाब लोगों को, मुत्तकी लोगों को भी बुरे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आती है, मगर फर्क क्या है, फर्क ये है कि वो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है ये शैतान की तरफ से है, वो फौरन रिकंसिडर करते हैं, उस चीज को रीथिंक करते हैं। तो हम सबको इस फेज से गुजरना पड़ता है, हम उसे रिफ्रेम कैसे करते हैं। और ये नेगेटिव वाइब्स क्या पॉजिटिव वाइब्स से मुझे लगता है स्ट्रांग होती हैं कि आप किसी नेगेटिव शख्स के साथ बैठे तो वो आपको नेगेटिव करके ही वहां से उठाएगा, वो भेजेगा, आपको राजी कर लेगा, उस बुरी चीज के ऊपर आप वादा कर लेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कमजोर हैं या कितनी ताकतवर हैं। अट्रैक्शन ज्यादा शायद होती है बुराई में, कहते हैं अक्सर ज्यादा वो खींच लेती है जरा। पॉजिटिव लोगों को कम करेंगे। ये बता, हम कमजोर होते हैं, हम कमजोर होते हैं, यूं कह लें आप, हमें अपने आप को ज्यादा बेहतर, हम चाह रहे होते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन सामने आ जाए हमारे सामने, तो हम खींचे चले जाएं उसकी जानिब। हाँ जी, गुनाह की नजर तो है ना, ज्यादा है। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स जिनको आप डील करते होंगे, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, हम लोग अपने मुआशरे की, अपने कल्चर के जिन लोगों से हमारी डेली इंटरेक्शन है, ज्यादातर लोग आपकी नजर में किस किस्म की स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, किससे उसका ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप्स या फिर जो है वर्कलोड या कोई और तीसरी वजूहात हैं? देखिए, मेरे पास अमूमन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में फैमिलीज आती हैं, या तो हमारे पास बहुत एक्सट्रीम केसेस आते हैं जो शिज़ोफ्रेनिक है या ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लोग आते हैं तो उसमें अमूमन ये मैं देखता हूँ कि घरों में जब आप बच्चियों की शादी करते हैं तो उसके बाद उन बेटियों को अपने इन लॉज में डील करना नहीं आता। तो मैं अमूमन वालिदैन से पूछता हूँ कि क्या आपने इनकी शादी से पहले कोई ट्रेनिंग ली
इनको मियाँ बीवी बनाने के हवाले से ट्रेनिंग ली, माँ बाप बनाने के हवाले से ट्रेनिंग ली? उन्होंने कहा नहीं। डॉक्टर साहब कैसी ट्रेनिंग, हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना इस ट्रेनिंग का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए आप ये देखें कि एक लड़की जो है वो अपने घर से जिसमें उसने 20 से 25 साल गुजारे होते हैं, तो उस घर के एक कंफर्ट जोन की आदी हो चुकी होती है, और इवन लड़का भी उसी घर का आदी हो चुका है जिसमें वो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में रह रहे होते हैं जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है। अब एक नई सिचुएशन के लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। बेटी ने घर से जाना है, बेटे ने एक जो है बेटी को लेकर आना है, और उसमें किसी भी बंदे को एडजस्ट करने के हवाले से हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो बच्ची घर आएगी या बच्ची जाएगी तो उसने नए लोगों के साथ डील करना है। नए लोगों में एडजस्ट करने के लिए क्या उसको सिखाया गया है कि उसको रिलेशनशिप्स को कैसे लेकर चलना है। हमारी जो सोशल हेल्थ है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल भी हमें जो सिचुएशन है वो हमारी सोशल हेल्थ है, जिसमें रवैये हैं। रवैये क्या है? उसने मुझे ये कहा, अब मेरी तैयारी नहीं है, मेरी बेटी की तैयारी नहीं है, मेरे बेटे की तैयारी नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें आप देखें इतने इतने बड़े ब्लंडर्स बन जाते हैं, और उसमें ये होता है क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता हमने डील कैसे करना है। अगर आप डील करना सिखाते हैं शादी से पहले और माँ बाप बनने से पहले बच्चों को या वालिदैन को, तो मैं आपको नहीं लगता हमारे यहाँ तो बचपन से ही खासकर लड़कियों की, हालांकि ट्रेनिंग मुझे तो लगता है कि लड़कों की भी उतनी ही होनी चाहिए जितना हम लोग लड़की को बचपन से बता रहे होते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, पराया घर है, वहां जाकर सबसे मिलना है, ये करना है, वो करना है। बचपन से ही उसके जहन में बातें होना शुरू हो जाती हैं। लड़कों के यहाँ अमूमी तौर पे हमने रुझान देखा है कि उनको नहीं कुछ बताया जाता। देखिए मिस नबिया, शादी जब दो लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो उन्होंने अपनी एक अज़दवाजी लाइफ भी और प्लस एक सोशल लाइफ को लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, दोनों टेक्निकली समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ ज्यादातर लड़कियों को और लड़कों को ये बात पता नहीं होता। मैं उन पूछता हूँ कि शादी से पहले लड़की क्या तैयारी करते हो, कहते हैं या डाइटिंग करती है या अपने कपड़ों की तैयारी कर रही होती है। तो मैंने कभी उन्होंने रिलेशनशिप के हवाले से तैयारी की? उन्होंने कहते हैं कि नहीं। क्या बच्चा पैदा करने के हवाले से तैयारी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। जब ये चीजें मैं आपको बताऊं बच्चियों के साथ नहीं होती तो शुरू के 3 महीने 6 महीने बहुत डिस्टर्ब गुजरते हैं, और अमूमन आप ये देखें उसमें क्या होता है, बहुत सारी सेपरेशंस होती हैं, डिवोर्स तक बात जाती है, अलग हो जाते हैं, फिर कोई समझाता है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। अगर हम इस चीज को पहले से सीख ले तो हम ये जो सोशल प्रॉब्लम है इससे बचना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं लड़कों को सीखना भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि दोनों ने मिलकर घर को आगे लेके चलना है और आगे बढ़ाना है। अगर हम ये काम करते हैं तो हम बहुत सारे स्ट्रेसेस से बच जाते हैं। दूसरा, स्ट्रेस से बचने के लिए हमें प्लान करना होगा। प्लान क्या करना होगा? देखिए, हमने अपनी पॉजिटिव सोच लेकर आनी है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्या है कि उसने ये कहा, अब आपको अगर डील करना नहीं आता किसी भी रवैये को तो आप रिएक्ट करेंगे। मैं अमूमन यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिव क्या है? हम कल की तैयारी आज कर लें। आज हमें पता हो कि हमने किसी भी बंदे के साथ डील कैसे करना है, उससे बात कैसे करनी है और उसको क्या जवाब देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, उसमें अपना अगला सवाल शामिल करूंगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मेरे ख्याल से कि ये सवाल होगा, एक शख्स या दो लोग जो कि रिलेशनशिप में हैं, वर्क प्लेस में हैं, चाहे आपका बॉस और कोलीग का रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप हो गया, उस्ताद शागिर्द का हो गया, या जिन भी लोगों से हम लोग डील करते हैं। अब अगर मैं बात करूं या मैं आपसे कहूं कि जी मेरे से ABCD शख्स का रवैया दुरुस्त नहीं है, या मैं अपने बॉस की बात कर लेती हूँ या अपने शौहर की बात कर लेती हूँ कि वो मैं जब भी बात करती हूँ तो मुझे तो बुरे तरीके से जवाब मिलता है, या मुझे तो हमेशा गलत ही कहा जाता है, या मेरी ही गलती गिनवाई जाती है। अब ऐसे शख्स को कैसे डील किया जाए? अब मेरी पॉजिटिविटी कैसे काम आएगी? अब मैं तो परेशान हो रही हूँ, एक शख्स का रवैया दुरुस्त ही नहीं हो रहा, तो अब वहां पे क्या किया जाए? देखिए, मेरे पास अमूमन जब यही प्रॉब्लम लेके लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ अब आपके ऊपर 2 लोगों की जिम्मेदारी है, एक आपकी अपनी जिम्मेदारी और एक आपकी दूसरे बंदे की जिम्मेदारी। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी भी रिलेशनशिप को डील करना नहीं जानते तो अगला तो बिल्कुल भी नहीं जानता। अब आप मेरे पास मसला लेकर आ गए हैं, अब मैंने आपकी तैयारी भी करवानी है और अगले बंदे की तैयारी भी करनी है कि आपने उसके साथ कोप करना है, आपने उसके साथ चलना है। अब उसके साथ कितने मसाइल हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ सरेंडर करना सीखे। सरेंडर, हथियार डाल दे। हाँ, अगर आपका रिलेशनशिप है, देखिए अगर बॉस का रिलेशनशिप है, शौहर का है, सास ससुर का है, या किसी भी बड़े का है, तो उसमें किसी भी बंदे को पहले सरेंडर करना सीखना होगा। हम फाइट और फ्लाइट वाले मोड में होते हैं। हम पता है क्या करते हैं कि हम फौरी तौर पर
जवाब देना चाहते हैं, रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं। देखिए मैं ये कहता हूँ फाइट एंड फ्लाइट, कि मैंने उसको ये जवाब देना है, मैंने उसको आग लगा देनी है, मैंने उसको साड़ देना है, मैंने उसको बुरा करना है। अब मुझे बताएं, जब आप ये बात करेंगे, आप एक बुरा रवैया किसी के साथ अपनाएंगे, तो आगे से जवाब क्या आएगा? वो तो पहले ही आपसे भुना बैठा है, वो तो पहले ही आपको एडजस्ट करने के काबिल नहीं, वो तो उस सोच रहा है situation कि में नहीं है अगली ना। बार मुझे कुछ कहे तो मैं पिछली बात का भी जवाब इसके साथ मिला के दूंगा। देखिए ये सारी सिचुएशन मेरे मिस नबिया उन जगहों पे होती है जहाँ पे हमने जाके एडजस्ट करना है, हमने बॉस के साथ एडजस्ट करना है, हमने ससुराल में जाके एडजस्ट करना है, हमने किसी बड़ी जगह पे किसी बड़ी सिचुएशन में जाके एडजस्ट करना है, तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब हमें वहां से बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब अगर हमारी तैयारी है, हम पहले से जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उन सिचुएशंस को डील करना शुरू कर देंगे। सरेंडर एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप सरेंडर करते हो, आप सीखना शुरू कर देते हो, आपको समझ आना शुरू होता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव हो जाओ, आप पैसिव अग्रेसिव हो जाओ, आप अपने आप को लो कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। सरेंडर बाकायदा एक टेक्निक है जिसमें आप अगले बंदे को मौका देते हो। अच्छा, वो अब अगला बंदा भी कोई पागल नहीं है, वो भी बेचारा सीखा हुआ तो नहीं है, तो वो बॉस बना हुआ है या सास ससुर बना हुआ है या शौहर बना हुआ है या बीवी बना हुआ है। तो जब आप उसको थोड़ा मौका देते हो तो क्या होता है? उसको आपकी अहमियत का अंदाजा होना शुरू हो जाता है और हम मिलकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी सिचुएशन में हमें दो बंदों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, अपनी और सामने वाले की। अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज में आपके आगे रखूंगी कि वो कहते हैं ना कि अगर एक शख्स है, अगर वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, यकीनन डॉक्टर साहब के पास ऐसे भी बहुत केसेस आते होंगे जो कहते हैं यार बड़ी देर बर्दाश्त करके देख लिया, बहुत देर खामोशी इख्तियार करके देख ली, अब जब जवाब दिया तो अगले बंदे को भी जरा खड़ाक महसूस हुई, अब जरा उसको लगा कि नहीं यार ये भी रिएक्ट कर सकता है, तो फिर हम तो कंफ्यूज हो गए ना कि अब कौन सा रवैया अपनाया जाए, क्या किया जाए। खामोशी भी इख्तियार करके देख ली, रिएक्ट करके भी देख लिया, लेकिन पाथ चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेस मुसलसल आ रही है। देखिए उसमें ये है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये 2+2 4 नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात है कि जब आप लोग चुप रहे थे, कि आपका दिमाग भी चुप था उस वक्त? आपको पता है कि यू ऑलवेज कम्युनिकेट, अगर आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे तब भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपकी सोचें ट्रांसफर हो रही होती हैं। अब वो आदमी आपको कि गिला शिकवा कर रहा है, आपने कहने की हद तक जुबान पर काबू रखा हुआ है, मगर अंदर चल रहा है कि शक्ल देखिए अपनी बदतमीज आदमी पे बात करने का तरीका नहीं है, अंदर आपका ये चल रहा है और लिटरली ये ट्रांसफर हो रहा होता है सामने, ये ट्रांसफर हो रहा होता है सामने, एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन सामने। बॉडी लैंग्वेज 90% हमारी सोसाइटी में सास बहू का एक मसला है जी। अच्छा, मुंह पे बहू कहती है अम्मी जान, वो कहती है बेटी बेटी, मगर वो दोनों तस्लीम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो सिर्फ जुबान से दोनों कह रही हैं, यहाँ पे नहीं चल रहा, और दोनों पार्टियों को पता है कि ये जुबान से है, अंदर नहीं है। तो जब आप किसी के साथ, जिसे सरेंडर टेक्निक डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं इसे कंप्रोमाइज टेक्निक कहता हूँ। मैं चूंकि एक फाइटर हूँ ना, कराटे मास्टर हूँ, मुझे सरेंडर का लफ्ज ही बुरा लगता है, तो मैं कहता हूँ फाइट और फ्लाइट तो लोग पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, इसमें कंप्रोमाइज को ऐड करें। फाइट और फ्लाइट एक तरफ, कंप्रोमाइज कैसे करना है। अब कंप्रोमाइज करने के लिए इन्होंने लफ्ज यूज किया, वो सरेंडर है, वो टेक्निकल इनका वो जाहिर है कि वो बुक्स का जो उनको बताया जाता होगा वो होगा। तो कंप्रोमाइज करने के लिए आपको दूसरे आदमी को समझना पड़ेगा, उसकी प्लेस पर जाना पड़ेगा। कहते हैं चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। इसी कमरे में जो मैं देख रहा हूँ, क्या आप वो देख सकती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप तो देख ही नहीं पा रही पीछे, और जो आप देख रही है वो मैं नहीं देख पा रहा। तो दूसरे आदमियों को अपने पास लाने के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए आपको अपना लेंस चेंज करना होगा। आपको ये देखना होगा वो सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। हो सकता है कि जो चीजें आपके लिए बड़ी मामूली सी हो, उसके लिए वो इरिटेटेड हो, यार ये क्यों इस तरह कर रही है, हाँ ये क्या कर रही है ये, और जिन चीजों को वो नॉर्मल समझते हैं वो आपके लिए इरिटेटिंग है। तो आप दोनों को चाहिए कि एक दफा लेंस चेंज करके देखें। अच्छा, अक्सर ये होता है, मैं ऑडियंस को भी यहाँ पे थोड़ी सी टिप भी देना चाहूंगी, अगर थोड़ी सी डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, कि अक्सर ऐसे बहुत सारे लोगों से डॉक्टर साहब आपकी भी मुलाकात होती होगी, आपकी भी होती होगी, हुमा की भी होती होगी, यहाँ पे जितने लोग हैं जो बहुत ही आपको इरिटेट कर देते हैं, बहुत ही कोई बुरी बात कह जाते हैं, इनडायरेक्टली पॉइंट आपको कर जाते हैं, बात सुना जाते हैं, अब उस पर रिएक्ट करने की वही वाली आप वाली बात की जरूरत क्या है? मैं हमेशा ये कहती हूँ यार, इस बंदे का या तो उतना विजन नहीं है, या इसको समझ में नहीं आ रही है, इसने ये बात कह दी है, तो छोड़ दो। मतलब जवाब देने की कि अब मैं इसको ये जवाब दूंगी, ये करने की जरूरत नहीं है। इसने ये कह दिया यार, उसने अपनी अकल के मुताबिक बात कर दी है, तो इसको चलो माफ कर दो। तो मेरे ख्याल से इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसे ही जैसे अगर कुत्ता काटे तो जवाब में काटते नहीं काटते हैं, बिल्कुल आप गुजर जाते हैं वहां से खामोशी के साथ, तो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना होता। तो ये भी आप लोग अपने डॉक्टर साहब, जब हम लोग सोच रहे होते हैं वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो अक्सर सरदर्द के मसाइल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि सरदर्द मुख्तलिफ तरह की जो होती हैं, क्या उनका भी ताल्लुक किसी किस्म की स्ट्रेस या एंजाइटी के साथ होता है, और उसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून विद अस।
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैं छोड़ के गई थी डॉक्टर अबुल हसन के लिए कि क्या स्ट्रेस से, एंजाइटी से मुसलसल सरदर्द का भी मसला हो सकता है, और एक और सवाल मैं इनसे पूछूंगी कि सर सैडिस्ट कौन होता है। ये दो सवाल आपके लिए। देखिए, स्ट्रेस जो है वो बहुत सारे जो बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं उनका बायस होता है। स्ट्रेस से सबसे पहले आपके चेहरे पे एक्नी आती है, सही, उसके बाद फिर आप हेडेक के मसले का शिकार हो जाते हैं, और आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया का शिकार होते हैं। ये सारे स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जितना स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतने ही आपके मसाइल ज़्यादा होंगे। होता क्या है कि स्ट्रेस लेने से हमारे अंदर केमिकल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर जो हमारे अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम रखा हुआ है उसमें इस तरह के एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं या हम किसी जो है क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार है तो उसमें फिर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। हेडेक जो है वो बहुत कॉमन है। आप देखिए, अमूमन घरों में ख़वातीन के साथ हेडेक का मसला होता है, मर्दों को ऑफिस में जॉब के दौरान हेडेक का प्रॉब्लम होता है, तो वो ओवर स्ट्रेस की वजह से है और बाज़ दफ़ा समझ भी नहीं होती। पिछले दिनों मुझे थोड़ा माइग्रेन का मसला हुआ, तो मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि माइग्रेन की कोई वजह नहीं है सिवाय स्ट्रेस के। और माइग्रेन कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं तो आप माइग्रेन से बच जाते हैं। और आपके ऊपर कोई भी मेडिसिन जब अप्लाई की जाती है माइग्रेन के दौरान तो वो माइग्रेन को नहीं जो है कम कर रही होती, वो आपके दर्द को कम कर रही होती है, लेकिन आपको स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। ठीक है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ आप और आपके इर्द गिर्द लोग उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दे, तो क्या होगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसाइल से बचना शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। आप घरों में अगर देखें, किसी को नींद का मसला है, किसी को खाने पीने का मसला है, किसी को रोना धोना है, काम नहीं हो रहा, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ मसाइल हो रहे हैं, तो उसकी एक वजह यह है कि वो स्ट्रेसफुल है, उनको कोप करना नहीं आ रहा, उनको मैनेज करना नहीं आ रहा। तो हम बताते हैं कि आपको स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। हम अमूमन मैं टेक्निक बताता हूँ सिंपल सी। एक तो आपका अपना एक रिमोट है, आप अपना रिमोट अपने पास रखें, आप लोगों को ना दें। लोग आपके रिमोट से आपके चैनल्स को ना बदलें। आपको खुशी, आपको दुखी, आपको बुरा, आपको अच्छा लोग फील ना करवाएं, आपको खुद ये फीलिंग्स आनी चाहिए। ठीक, ये आप अपने बारे में जानते हैं। लोग आकर आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली ना लाएं। हाँ, बेहतर तब्दीली आप ले सकते हैं। दूसरा, आपको जब अपने आप को मैसेज देने, हम सुबह उठ के बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सएप पे या डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की कि अपने जिंदगी का रिमोट हमारे अपने हाथ में होना चाहिए, इससे मुराद क्या है कि अगर हमें कोई और प्लीज कर रहा है तो हमें उसकी आदत नहीं होनी चाहिए, या हमारे डिसीजंस क्या है, या जो हमारी खुशी है या जो हमारा बददिली है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, हम खुद उसके जिम्मेदार हों। देखिए, मैं आपको बताऊं, लर्निंग क्या है कि आपकी अचीवमेंट्स और आपके फेलियर्स के जिम्मेदार आप हैं, लोग नहीं हैं। अच्छा, अब आपकी लर्निंग क्या है, आपने सीखा क्या है? आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें, आप में और दूसरों में फर्क तो कोई भी नहीं है। वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है। अच्छा, अब उसने सीख लिया है और अपने आप को उसने स्ट्रांग कर लिया है। स्ट्रांग क्या है? सोच है आपकी, आप सोच रहे हैं। कल मैंने एक ग्रुप ऑफ पेशेंट से सवाल किया कि आप में से जो है तलवार चलाना कौन जानता है? उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। तो मैंने कहा मैं जानता हूं। उन्होंने कहा सर आपने सीखी हुई है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सीखी, मैंने तो ऐसे ही कहा है। अच्छा, अब जब आप किसी को बताएंगे तो किसी को पता चलेगा कि आपके अंदर वीकनेसेस कितनी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ्स कितनी है। तो आपका बोलना आपको बता रहा होता है। ये कौन करता है? ये आपकी स्टडी, आपकी लर्निंग, आपकी एक्सपीरियंस, आपके लोगों के साथ मेल जोल आपको डिसाइड करवाता है। दूसरा, इमोशंस हैं हमारे, जाहिर है हम इमोशनल हैं, जज्बाती तौर पे हमें अच्छा और बुरा लगता है, लेकिन क्या अच्छे और बुरे लगने के लिए हमने तैयारी की है? दूसरा, देखिए लाइफ के अंदर अल्लाह ताला ने अनसर्टेनिटी रखी है, गैर यकीनी सूरत, किसी को नहीं पता कल क्या होना है। जब अल्लाह ने इतनी खूबसूरत चीज हमारी जिंदगी में रखा है, अनसर्टेनिटी, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अगर मुझे ये पता चले या किसी को भी पता चले उसने फलां तारीख को जो है दुनिया से चले जाना है, या उसको फलां तारीख को ये बड़ा हादसा होना है, या फलां तारीख को उसका लॉटरी निकल आ जानी है और उसको ये होना है, तो मैं आपको बताऊं अपनी जिंदगी रोक के बैठ जाएगा।
लेकिन जो अनसर्टिनिटी है वो हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी में खूबसूरती लाते हैं। आप कभी भी जो है लोगों के साथ जब तालमेल कर रहे हो तो आप ये देखें कि आपकी लर्निंग क्या है, आप लोगों के लिए आसानी कितनी पैदा करते हैं और लोगों को कितना अकोमोडेट करते हैं। और लोगों को जब आप अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं तो आप अपना एक ग्रुप बड़ा स्ट्रांग कर लेते हैं, तो फिर उस ग्रुप में आपको फायदा मिलता है, मदद मिलती है और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है डॉक्टर आरिफ साहब, बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर अबुल हसन ने एक्सप्लेन किया है। एक वजह ये भी है कि हम जिंदगी की भाग दौड़ में अपने लिए वक्त नहीं निकालते। जो चीजें हमें खुश रखती हैं या जो चीजें हम एक्चुअल में चाहते हैं, मतलब कि चाहते कुछ से बनना लेकिन काम कुछ और कर रहे हैं, वही जो जिंदगी के मसाइल होते हैं सारे। अब उसमें कैसे अपने लिए वक्त निकाला जाए? मतलब कि अगर एक शख्स है, उसको पोइट्री करने का बहुत शौक है लेकिन वो अपना वो शौक पूरा नहीं कर पा रहा, दिन भर की नौकरी, 9 to 5, घर की चीजें, परेशानियां, टेंशन। एक शख्स को अगर पेंटिंग का शौक है, वो पेंटिंग के लिए अगर हम इन चीजों के लिए वक्त निकालें तो हमारी स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाए, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमने किया ये कि हम उस दौड़ में शामिल हो गए जो हमारी दौड़ नहीं थी। आप पोइट हैं, आप पेंटर हैं, जो भी है, तो आपकी दौड़ वहां पर थी, आप दूसरी दौड़ में शामिल हो गए। हमने खुशी को एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना शुरू करने की कोशिश कर दी, हालांकि वो हमारे अंदर थी। एक छोटी सी कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ इस वाले से। कहानी है, मुझमें कुफर और इस्लाम के फतवे नहीं लगाने किसी ने बाद में। तो कहानी के मुताबिक एक दफा रब्बे कायनात ने सारी जमीन पर नजर दौड़ाई तो बड़ी मुसर्रत का इजहार किया कि जिस मखलूक को जो जो काम दिया गया वो वही कर रही है। अब इंसान पर नजर पड़ी तो नाराजगी का इजहार किया, खफगी का इजहार किया। फरिश्तों ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया कि देखो, सूरज चांद सितारों को जिस मदार में गर्दिश करने को कहा, ये वही कर रहे हैं। पानी को जिस रुख पे बहने का कहा गया वही कर रहा है। आम का पौधा आम ही दे रहा है, सब वही कर रहे हैं। इंसान इसे खलीफतुल अर्ज बनाया था, इसने दंगा फसाद हसद कीना के जरिए दुनिया को खराब कर दिया है। मैं इससे बहुत नाराज हूं, मैं इसे सजा दूंगा। फरिश्तों ने पूछा जी क्या सजा देंगे? जवाब मिला, मैं इससे इसकी खुशी और सुकून छीन लूंगा। फरिश्तों का तो बड़ी सख्त सजा है। उन्होंने कहा ऐसा ही है। फिर फरिश्तों ने पूछा कि वो छुपा के कहां रखेंगे, उससे छीन के कहां रखेंगे? फरिश्तों से कहा तुम बताओ कहां रखूं। एक फरिश्ते ने कहा कि इसे किसी ना चांद पर, किसी दूसरे सियारे पे रख दे। जवाब मिला, ये दूसरी कायनात को भी तस्खीर करेगा। वसखरा लकुम मा फिस समावाति अल अर्ज़, इसके अंदर इसकी खासियत रखी, ये वहां पहुंचेगा और आज पहुंच चुका है जी। एक और फरिश्ते ने कहा कि सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रख दें। जवाब मिला, उसे भी तस्खीर कर लेगा। एक ने कहा समुद्र की तह में रख दें। उन्होंने कहा तेल की तलाश में वहां भी जाएगा और जा चुका है। फरिश्ते कहते हैं कि हम तो आजिज़ आ गए, कायनात का कोई कोना कोई गोशा इसकी दस्तरस से बाहर नहीं, आप बताएं कि क्या हाल है। उन्होंने कहा कि मैं इसकी खुशी और सुकून छीन के इसके अंदर छुपा के रख दूंगा। ये खुली आंखों से बाहर देखता फिरेगा, अपने अंदर जान के नहीं देखेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अपनी खुशी बाहर में शुरू की हुई है। अगर आप अच्छे से बोलेंगी तो मैं खुश है, मुझे ये काम मिलेगा तो मैं खुश हूँ, ये करूंगा तो मैं खुश हूँ। डॉक्टर साहब आजकल तो सिर्फ पैसा ही अगर कहा जाए, जिसे भी आप कह लें, तो हमने अपनी खुशी को उन एक्सटर्नल फैक्टर से मशरूत कर लिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर हम स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, मायूसी का, नाउमीदी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर तो झांक के देखें वहां क्या कुछ है आपके पास। खुद शनासी नहीं है। यस, खुद शनासी नहीं Exactly. है कि जो चीज तलाश रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो चाहिए, लेकिन तस्कीन किससे मिलती है वो नहीं जानते। हाँ जी, वो दूसरों की दौड़ रहे हैं ना, जो मेरी दौड़ नहीं थी मैं उस दौड़ में लगा हूं, क्योंकि सारे कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, पैसे की दौड़ भी आजकल बहुत ज्यादा लगी हुई है, लेकिन पैसा कहते हैं ना कि खुशी और तस्कीन तो नहीं लेके आ सकता, लेकिन आजकल हर बंदा उसी दौड़ के अंदर भाग रहा है, ऐसा है? देखिए, हमारे पास हमें ये देखना है कि जब हमें अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो अल्लाह ने इंसान को प्लेयर प्रिंसिपल पे पैदा किया है, यानी मज़े के प्रिंसिपल पे। हम 4 चीज़ें बेसिक नीड्स हैं, हमारा खाना पीना सोना सेक्स। आप ये देखें, ये चारों चीज़ें जो हैं वो मज़े के ऊपर मौजूद है। जब अल्लाह ने प्लेयर प्रिंसिपल दिया तो साथ में अल्लाह ने ऐड कर दिया कि अब आपको वैल्यूज सीखनी है। हम इन सारी चीज़ों की तस्कीन लेने के लिए वैल्यूज को सीखते हैं। जब हम वैल्यूज की तरफ आते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि हमने इस मज़े को किस तरह से पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना है। तो हमारे अंदर जो तब्दीली है, हमें टाइम के साथ इन चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर खूबसूरती लानी है, मज़ा लाना है, तो हमें वैल्यूज़ का एहतराम करना होगा, हमें वैल्यूज़ को लेके चलना होगा। देखिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हक हलाल का पैसा कमाना जो है वो बहुत अच्छी बात है। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि हम बच्चों को
डिग्रीज पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए तो कहते हैं, लेकिन कभी किसी पेरेंट्स ने, मैंने नहीं देखा कि बच्चों को पैसा कमाने के हवाले से सिखाया हो। आप बच्चों को सिखाएं कि पैसा कमाना है, हलाल पैसा कमाना है, और मैं आपको बताऊं, जो हलाल का पैसा है वही जो पॉजिटिव है वही आपके पास टिकता है, और उससे आप अपनी खुशी और दूसरों की खुशी हासिल करते हैं। आप देखिए ना, इस्लाम के अंदर सदका, खैरात, ज़कात, होम्स, इन सारी चीजों का अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा हुआ है कि आप कमाओ। देखिए, अल्लाह पैसा कमाने को बुरा नहीं कहता, वो पसंद करता है। फिर कहता है जब कमाओ तो फिर उन लोगों की मदद करो जो लोग नहीं कर रहे होते। तो उसमें अगर पैसे की हवस के अंदर आकर आप प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं तो ये बीमारी है, लेकिन अगर आप पैसे से अपने आप को दूसरों को फायदा देते हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा बोल्ड क्वेश्चन है, वो मैं आपसे खासकर मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ इस पर ज्यादा इतनी बात नहीं होती, लेकिन जिनसी ख्वाहिशात का पूरा ना होना, क्या वो भी आपको जहनी स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है या जहनी तनाव की तरफ खींच के लेके जाता है? खासकर ये उन लोगों के लिए सवाल है जिनकी शादियां नहीं हो पाती हैं या जो एक खास एज के हिस्से में चले जाते हैं, तो वो भी किसी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। देखिए मिस्टर बिया, ये बाकी बोल्ड क्वेश्चन है। अल्लाह ताला ने क्योंकि हमें 4 चीजों के साथ पैदा किया, खाना, पीना, सोना, सेक्स। आप ये देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर किसी भी लड़की और लड़के के सेक्स को हम एक लंबे अरसे तक कंट्रोल कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी जरूरत है उसकी, इसको फुलफिल होना जरूरी है। अब जब वो नहीं होती तो ऐसे फिर तरीक़ाकार, ऐसे अनफेयर मीन्स की तरफ वो जाते हैं जिससे प्रॉब्लम्स आते हैं और फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसकी एजुकेशन दे दी जाती है या शादियों का रुझान पैदा कर दिया जाता है, अभी किसी 18 साल के जो है कपल ने शादी की है तो आप देखें उसको काफी जो है उसकी हुई है बेहतर तरीके से, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसमें जो है हमें एनकरेज करना होगा। मैं अमूमन पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है एजुकेट करें बहुत छोटी उम्र से कि वो प्यूबर्टी पीरियड की जो उनके मसाइल हैं उसको वो कैसे डील करें। ठीक है डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल हमारा किस तरह का होना चाहिए कि हम लोग अपनी एनर्जी जो है वो किसी पॉजिटिव जगह पे सर्व कर सकें, जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, फैमिली के साथ निकलना आ जाता है, इन चीजों को हम लोग समहाउ कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे होते हैं। वेकेशंस का हमारे यहाँ इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम स्ट्रेस की तो बात कर रहे थे, अब जो आपने बात की है कि स्ट्रेस रिलीवर्स की बात है। एक्सरसाइज जो है वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेस रिलीवर है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे बेहतरीन स्ट्रेस रिलीवर है। तो अगर आप इन मसाइल से बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी टाइम जो है वो क्वालिटी लोगों के साथ स्पेंड करना होगा। आपको क्वालिटी टाइम जो है फैमिली के साथ इन सब चीजों से स्पेंड करना होगा, तो तभी आपकी जिंदगी स्ट्रेस फ्री हो सकेगी। ठीक है डॉक्टर अबुल हसन, यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीजें ऐड कर लेनी चाहिए जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रह सकता है। देखिए, मैं कहता हूं कि मेंटल हाइजीन का ख्याल रखें। रोजाना रात के वक्त सोने से पहले जब आप बेड पे लेटते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज दें। सारी रात आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। सुबह उठ को अपने मेंटल हाइजीन का ख्याल करें, एक पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव मैसेज के साथ अपनी लाइफ का, अपने दिन का आगाज करें, बहुत बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी एक बात पर बहुत ज्यादा आपने डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार आप बताते हैं कि जो एक बीमार शख्स होता है वो अपने घर के दीगर 4 अफराद को भी बीमार कर सकता है। बीमार से मुराद जिस्मानी बीमार नहीं, लेकिन जो जहनी मरीज है या जो जहनी तौर पे बीमार शख्स हो रहा है या जो किसी मर्ज में मुब्तला होने के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसे ट्रांसफर हो सकती है चीज कि अगर आप एक जहनी मरीज के साथ हैं तो वो कैसे किसी दूसरे शख्स को मुतासर कर सकती है? देखिए, इसको हम कहते हैं शेयर्ड प्रॉब्लम। शेयर करते हैं जब आप किसी भी घर के अंदर आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, बच्चों के साथ कोई भी मसला है तो घर के जितने बाकी लोग हैं वो उन मसाइल को अडॉप्ट करना शुरू हो जाते हैं, और आप ये देखें कि उनके अंदर भी वही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर माँ के साथ एंग्जाइटी है, बेटियां एंग्जाइटी लर्न करेंगी। बाप के साथ स्ट्रेस का मसला है, बेटे लर्न करेंगे। दादा दादी के साथ मसला है तो पूरी फैमिली लर्न करना शुरू कर देते हैं। इवन आपके घर के अंदर अगर शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, आपके घर के अंदर ड्रग एडिक्शन है, तो बाकी इसको लर्न करना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब हम एक घर के अंदर रहते हैं और हम 24 घंटे गुजार रहे होते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो चीजों को कैच करना शुरू कर देते हैं, वो उनको लर्न करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें आप ये देखें कि हमें जो है इन जो मसाइल के हवाले से बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है ताकि हम घर के बाकी अफराद को भी बचा सकें। बिजी रहना कितना इसके अंदर जरूरी है कि अक्सर जो फारिग लोग होते हैं या जिनके पास अक्सर कोई काम नहीं होता,
اکثر ہم دیکھا ہے کہ ان کے ذہن میں زیادہ خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں. نیگیٹو تھنکنگ میں اگر بات کی جائے تو ایسا شخص زیادہ مبتلا ہوتا ہے جس شخص کے پاس کوئی کام نہیں ہے. پریشانی میں اکثر ہم دیکھا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بزی کر لے, کوئی ہیلدی مووی دیکھ لے, کوئی اچھی مووی دیکھ لے, کوئی کتاب پڑھ لے, کسی ڈرائیو پہ چلا جائے, تو میرے خیال سے بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچا رہ سکتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک کمانے والا ہوتا ہے, 8-10 لوگ کھانے والے ہوتے ہیں, اور وہ جو 8-10 کھانے والے ہیں وہ فارغ ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسکول کالج جائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری پوری کر لی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیں فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ ہم کام کی طرف جائیں. جو بھی لیئر ٹائم ہے گھر کے اندر عورتوں کا, مردوں کا, تو اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز ہونا چاہیے. ٹی وی دیکھنا ٹائم یوٹیلائز کرنا نہیں ہے, ٹائم کل کرنا ہے. لیکن اگر گارڈننگ کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے, دیکھیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بہت کچھ کرنے کو ہے, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. میں عموماً آج کل یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں آپ اپنے گھر کے مردوں کو, عورتوں کو برتن دھونے پہ, کپڑے دھونے پہ, صفائی کرنے پہ لگا دیں تو آپ کے اندر ہیلدی کیمیکلز بنتے ہیں اور آپ کا اس پہ جو اسلام کا فتویٰ لگا ہے, لیکن مردوں کی جو مائیں ہیں ان کا ضرور ڈاکٹر صاحب آپ پہ لگ جائے گا, اور بہت ہی ہیوی قسم کا اعتراض آئے گا اس کے اوپر. ڈاکٹر عارف صاحب, کیسے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو, دوسروں کو تو خوش کریں گے ہی, کیسے اپنے آپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس سارے کا کنکلوژن کروں گا نا, تو وہ یہ ہے کہ چینج یور فزیولوجی اینڈ چینج یور سائیکالوجی. عام طور پہ سائیکالوجی سے زیادہ وائس ورسا بتاتے ہیں کہ چینج یور سائیکالوجی, تو یہ وائس ورسا بھی کام کرتا ہے. چینج یور فزیولوجی اینڈ چینج یور سائیکالوجی. اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, ناامیدی ہے, مایوسی ہے, ناخوشی, جس کی بات کر رہے ہیں, اس کی ایک باڈی لینگویج ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے, اگر میں ایکٹنگ کر سکوں تو جو سٹریسفل آدمی ہے اس کے کندھے اندر کو ہوں گے, چھاتی دوسری ہوگی, اس کی آنکھیں اس کی نیچی ہوگی, وہ ایسے جیسے بیٹھا ہے جیسے وہ سیلف ڈائلاگ ٹیلی فون کر رہا ہے, اس کی یہ پوزیشن ہوگی, اور وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں, بڑی سٹریس ہے یار, مجھے یہ ہوگا. کبھی کسی آدمی کو چھاتی تان کے مجھے بڑی سٹریس ہے, ایسے نہیں دیکھیں گے اب پاسبل ہی نہیں ہے. آپ میں سے جتنے بھی میرے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ جتنی مرضی سٹریسفل پوزیشن ہے, چھاتی تانیے, کندھے کو پیچھے کریے, چن اپ, اور یہ کہہ کے دیکھیے کہ مجھے سٹریس ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی باڈی جب بھیجا ہوا یہ میسج آپ کا برین ایکسپٹ کر لے. اچھا آپ بہت خوش ہیں, بہت خوش ہیں, تو آپ کندھوں کو جھکائیں, چھاتی اندر دوسرے دیں, سر نیچے کرے اور کہے گا میں بڑا خوش ہوں. وہ کیمیکلز ہی نہیں پیدا ہوں گے خوشی والے. تو سب سے پہلے تو ریسورسفل اسٹیٹ اپنائیں. مینٹل ریسورسفل اسٹیٹ اپنانے کے لیے آپ کو فزیکلی ریسورسفل اسٹیٹ اپنانا ہوگی. آرمی کیا کرتی ہے, چن اپ, ہیڈ اپ, چن اپ, ہیڈ اپ, یہی کرتی رہتی ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ انہیں ایک ریسورسفل مینٹل اسٹیٹ چاہیے. انرجی اور بڑی طاقتور ہے, میں اسے ہرا دوں گا, میں کر دوں گا. تو اپنی مینٹل اسٹیٹ کو چینج کرنے کے لیے فزیکل اسٹیٹ کو بھی چینج کریں. تو یہ مطلب ایک کی میسج ہے آج کے لیے. جتنا مرضی ڈپریشن ہے, 1 منٹ کے اندر آپ اس کی کوئک ریلیف لے سکتے ہیں فزیولوجی کو چینج کر کے. ویری گڈ, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. ہماری ریسیپی سے پہلے میں بھی ٹپ دوں گی جی کہ ایسی ڈپریشن مجھے اس سے لگتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کو خوش رہنے دیں. اور بھی کچھ دن پہلے ہم نے ایک شو کیا تھا اور اس میں ایک بڑا اچھا کنکلوژن نکلا تھا کہ خوبصورت ماں سے زیادہ جو ہے نا بچوں کو ایک خوش ماں چاہیے ہوتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان, جیسے میں ہوں, میں بیٹی بھی ہوں, میں ماں بھی ہوں, میں بہن بھی ہوں, تو مجھے لگتا ہے ہر رشتے کے ساتھ جو ہے نا آپ کو نہ صرف خوش ماں کسی کو چاہیے ہوتی ہے, آپ کو ہر رشتے میں اچھا ہونا پڑتا ہے. اور کبھی آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے. میں آپ کو نہیں خوش کر سکتی, ہو سکتا ہے آپ کو میرا کھانا نہ پسند ہے, تو میں کیا کہوں گی ہاں نبیہ کو میرا کھانا نہیں پسند ہے, میں ڈپریشن لے لوں. نو, ہو سکتا ہے نبیہ بیمار ہو, نبیہ کی کوئی سٹیٹ ایسی ہو کہ نبیہ کو فلیور اچھا نہیں لگ رہا, میں کل کوشش کر سکتی ہوں کہ اچھا بناؤں, لیکن میں نبیہ اچھی ہوسٹ ہے تو نبیہ اچھی ہوسٹ بن سکتی, میں اس کا کام نہیں کر سکتی, وہ میرا نہیں کر سکتی. تو ہر کسی کو اس کی جگہ. اب ریسیپی ہم شیئر کریں تو ہمارے بہت لمبا میسج دے دیا ڈاکٹر صاحب سے زیادہ, ریسیپی بھی ہم شیئر کر دیں ذرا. بالکل ریسیپی شیئر کریں گے جی. چکن ٹینڈرز بنائے ہیں اور چکن اسٹرپس میں آپ نے کاٹ لینے ہیں اور سلائس میں اس کو میرینیٹ کرنا ہے مسٹرڈ کے ساتھ, پیپریکا لگانا ہے جی, سالٹ, پیپر, لیمن جوس کے ساتھ میرینیٹ کر کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے میدے کی, میدے کو کوٹ کرنا ہے, انڈے کو کوٹ کرنا ہے پھینٹ کے, ساتھ میں بریڈ کرمز کوٹ کر لینا ہے. یہی پروسیس ریپیٹ کرنا ہے, ڈبل ٹائم کوٹنگ کریں گے. بہتر ہے کرمز کے اندر بھی آپ تھوڑا سا فلیور ٹیسٹ ایڈ کر لیں, ہربز ایڈ کر لیں, اس کو ڈیپ فرائی کر لیں. آپ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو جب بھی آپ کے گھر مہمان آئے جی نکال کے فرائی کریں. لنچ باکسز کے لیے بہت اچھی آپشن ہے. اس کے بعد منٹ مارگریٹا, منٹ مارگریٹا کے لیے پودینہ جو ہے وہ لیا تھا میں نے, لیوز اس کے نکال لیے تھے, لیمن جوس تھا, تھوڑا سا سالٹ ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ, کوئی سا سوڈا آپ لے سکتے ہیں گرین بوٹل والا, اچھے سے بلینڈ کیجئے اس کو, چلڈ کر کے سرو کریں. تھینک یو سو مچ ہما, بہت شکریہ آپ کا. جانے سے پہلے میں بھی کہوں گی کہ اپنا سب سے پہلے آپ جناب بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھیں, اپنی ذہنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کوئی کیا کہتا ہے
आई डोंट केयर एंड आई सिंपली डोंट केयर, ये फंडा थोड़ा सा अपना ले। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं, उन लोगों की केयर करें जो रिटर्न में आपकी बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, इन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करें और इनको आप खुश करें, क्योंकि यहाँ से आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो इसी के साथ जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। कल होती है मुलाकात जी, अल्लाह हाफिज। Pakistan,